नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं और जो पहला प्रश्न है वो आपका ट्राइब से रिलेटेड है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि प्रश्न आपको ढंग से दिखे। और मैं आपको बता दूं क्लास, जो ट्राइब वाला ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पास्ट ईयर्स में यहाँ से प्रश्न बने हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी प्रश्न बने। अब देखिए, सबसे पहले गद्दी दिया है, टोडा दिया है, खासी दिया है, नागा दिया है। गारो, खासी, जयंतिया आप सभी को पता है मेघालय। ठीक है, तो यहां पर खासी का क्या हो गया, मेघालय हो गया। सी का फर्स्ट, यहां पर देखेंगे तो सी का एक ही दिया गया है फर्स्ट, ये तो ऑप्शन डी तो सही होगा। लेकिन और मैच कर लेते हैं। टी से टोडा, ठीक है, टी से टोडा, टी से तमिलनाडु। याद रखिएगा, ये भी कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है कि टोडा ट्राइब्स कहाँ देखने को मिलती है, तो तमिलनाडु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक नहीं याद किया है तो आज याद कर लेना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर तो डी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, गद्दी की बात हम करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो गया, नागा की बात करेंगे तो मणिपुर हो गया। क्लियर है? अब क्लास यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कई बार रिवाइज करना। यहाँ पर कुछ जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर मैं स्टार मार्क करूंगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और वो क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको बता दूं। आपके पास्ट ईयर्स के पेपर्स में ये ट्राइब्स पूछे गए हैं, तो अगर कोई भी ट्राइब फिर से रिपीट होता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लें, उस प्रश्न को सॉल्व कर लें। आपको पता है ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, सुमेलित करिए या कौन सा नहीं सही सुमेलित है। तो इस कंडीशन में अगर आपको 4 में से 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 1 भी आएंगे, तब भी आपके लिए उस प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं कहती हूं कि सारे ट्राइब्स तो कोई भी नहीं याद कर सकता, लेकिन हाँ, जो परीक्षा में पहले पूछे गए ट्राइब्स हैं उनको तो आप याद कर सकते हैं। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश में आपतानी पूछा गया है, मिश्मी पूछा गया है, डफला पूछा गया है, मिरी पूछा गया है और खामती पूछा गया है, जिसको मैंने सर्किल किया है। तो मैं मान के चलूंगी कभी भी परीक्षा में आपतानी दिया रहे तो आपके दिमाग में अरुणाचल प्रदेश आना चाहिए। ठीक है, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश, डफला अरुणाचल प्रदेश, मिरी अरुणाचल प्रदेश, खामती अरुणाचल प्रदेश। असम से रिलेटेड मिखिर पूछा गया है और बोरा पूछा गया है, याद रखिएगा। फिर मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया तो आप सभी को पता है, हमार भी याद रखिएगा। नागालैंड में देखिए, यहां पर कोन्याक पूछा गया है कई बार और अंगामी भी पूछा गया है। ये आपके परीक्षा में पूछे गए हैं जिनको कि मैं सर्किल कर रही हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐश्वर्या मैम ने आप लोगों का पेपर बनाया है और उनको पता है कि पेपर में क्या क्या आने वाला है इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बता रही। नहीं, मैं पास्ट ईयर्स के पेपर्स को पढ़ने के बाद आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से ट्राइब्स आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अंगामी, कोन्याक पूछा गया है। यहां पर मणिपुर में देखिए, कुकी, लेप्चा, ये दोनों पूछा गया, देख लेना एक बार पेपर में। त्रिपुरा में भूटिया, गारो, कुकी, ये याद रखना, कुकी। ठीक है, चलो केरल में अगर हम देखें तो यहां पे पुलियान पूछा गया है, इरुला पूछा गया है, ये दोनों पूछा गया है। ठीक है, तमिलनाडु में टोडा तो इतनी बार पूछा गया है क्लास में, आपको क्या बताऊं, बहुत बार टोडा पूछा गया है। यहां पर अंडमान निकोबार के तो ट्राइब्स आपके आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स तथा दूसरे स्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बता दूं, सोमपेन के बारे में पूछा गया है, सेंटिनली के बारे में पूछा गया है और जारवा और ओंगे। एक बार आपकी परीक्षा में
कई ट्राइब्स के नाम दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा ट्राइब अंडमान निकोबार में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिन पर भी मैंने सर्किल लगाया है वो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बनते हैं क्लास। आरओ एआरओ के पेपर में नहीं पूछेगा तो पीसीएस के पेपर में पूछ लेगा, लेकिन पूछे गए हैं। अब हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी ये सारे ट्राइब्स को 2-3 बार पढ़ लो, रोज एक बार रिवीजन कर लो इसका, फिर यहां पर इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये क्या प्रश्न है, ट्राइब से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर देखना, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा हैज बीन मेड अंडर। यहां पर बोला गया है, आपसे पूछा गया है कि किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात करते हैं, वो भी लोकसभा के पर्सपेक्टिव में। लोकसभा में रिजर्वेशन की हम बात करते हैं किस अनुच्छेद में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो बताइए 332 नहीं, 333 नहीं, 331 नहीं, ये 330, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर और क्या याद रखना है, ए आपका सही उत्तर है। अब ध्यान देना क्लास, जो बताने जा रही हूं, आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333 तुरंत नोट कर लो। 330, 331, 32 और 33, ठीक है। 300 आगे लगा लेना, अब ये मत कहना 31, 32, 33 आपने बताया था। 330, 331, 32, 332 और 333। अब यहां पर याद रखना, सबसे पहले जब हम 330 की बात करते हैं तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर यहां पर रिजर्वेशन देने की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है लोकसभा में, किसमें, 330 में। 331 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग एंग्लो इंडियंस की बात करते थे, एंग्लो इंडियंस की बात करते थे, इनको रिजर्वेशन देने की बात करते थे, कहां पर, लोकसभा में। 330 में एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात की जाती थी, कहां पर, लोकसभा में। 330 में एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन की बात की जाती थी लोकसभा में। इसको हम एक बार एस्ट्रिक मार्क कर देते हैं, क्यों मार्क कर रहे हैं बताऊंगी मैं। 331 वाला, 331 वाला एंग्लो इंडियंस वाला। फिर 332 में देखो, जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, ठीक है, विधानसभाओं की बात की गई है, राज्य की जो विधानसभा है वहां पर एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। और जब हम 333 की बात करेंगे, इसको भी एस्ट्रिक मार्क करते हैं, तो यहां पर एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन की बात की गई है। 330, 331, 332, 333 इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333, 331 और 333, जहां पर किसके रिजर्वेशन की बात की गई थी, एंग्लो इंडियंस के, इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। किस अमेंडमेंट के तहत, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में, ठीक है। जो रिजर्वेशन आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए होता था, एंग्लो इंडियंस के लिए होता था, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया 25 जनवरी 2020 से। समझ में आया। तो यहां पर अब कभी परीक्षा में अगर आपको दे दिए कि एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन होता है लोकसभा या स्टेट असेंबलीज में, तो आप बताएंगे 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा संसद और राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन का प्रावधान 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया। क्लियर। चलो एक एक चीज को समझते चलिए और याद भी करते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्लास। यह निर्दिष्ट करने का अधिकार कि कौन सी जातियां अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी निम्नलिखित के पास होती है।
किसके पास ये अधिकार होता है कि जो जातियां हैं वो अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी? सिंपल सा प्रश्न है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राज्य के राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पूछा गया प्रश्न। अच्छा, यहां पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आर्टिकल 341 में यह बोला गया है, प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज where it is a state after consultation with the governor thereby public notification specify the caste, race or a tribe or a parts or a group which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled caste to that state or union territories। मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसके पास पावर होती है? प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। आर्टिकल 341 में यह चीज बोला गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, ये प्रश्न बिहार पीसीएस में पूछा गया है 2023 में, रीसेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। क्या क्या है? आदिम लक्षणों के संकेत, इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स, बिल्कुल सही है। जटिल संस्कृति, उनका जो कल्चर है वो काफी जटिल है, हमारे और आपके समझ के परे होगा। ठीक है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच, कांटेक्ट उतना अच्छा नहीं है, अभी भी वो लोग आइसोलेटेड ही हैं, उनका अपना रहने का, उनका अपना कल्चर है। ठीक है, इतना बेहतर कम्युनिकेशन नहीं है, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। तो अगर हम देखें 1 2 3 4, तो चारों ही आपके बिल्कुल सही हैं। अब ये आपके परीक्षा में बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था और यहां पर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्नों को देखते चलिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज गिवन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है। ठीक है, यहां पर जनजाति की बात की गई है कि राष्ट्रीय आयोग जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए। 16 में नहीं, 82 में नहीं, 341 में नहीं, आर्टिकल 338A में। ये पीसीएस प्रीलिम्स 2013 में, यहां पर मेंस 2010 में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी, पहले इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करता है? अभी हमने यहां पर देखा राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई है किसके लिए? जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। और मैंने बताया आपको इसके बारे में आर्टिकल 338 में दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आयोग है पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यहां पर 102, याद रखिएगा, आपका सी सही उत्तर है। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एक ही में हुआ करते थे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक ही में हुआ करते थे। ठीक है, बाद में इसको क्या किया गया? अलग अलग किया गया। आर्टिकल 348A, ये मैंने आपको पढ़ाया है, 348B, याद रखिएगा। आर्टिकल 348 जो है वो राष्ट्रीय आयोग है, नेशनल कमीशन है, किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए है? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। आर्टिकल 348A में नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है, किसके लिए? जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। और 348B में अगर हम देखेंगे तो नेशनल कमीशन बोला गया किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यहां पर
अगर पूछा जाए आर्टिकल 348 ए को हमारे संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आप क्या बताएंगे? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। याद रखिएगा संविधान संशोधन भी जरूरी है। और अभी हमने देखा आर्टिकल 348 मैंने लिख दिया है, इसको क्लीन करिए क्लास यहां पर। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए, गलती से मैंने उसको 348 लिख दिया है, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, उसको सही कर लीजिए। यहां पर 338A 338B गलती से, अगर मैंने इसके पहले गलती से उसको 348 बोला है तो मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 338 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, 338A जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है, और यहाँ पर 338B जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। इसे हमने संविधान संशोधन 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा है, जो कि अभी आपसे पूछा गया था। यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो आपने बताया 102 संविधान संशोधन, तो ये याद रखिएगा पिछड़े वर्गों की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है क्लास। इसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप लोगों का कोई भी प्रश्न गलत हो। गलती से मैंने 338 को 348 लिख दिया था, करेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत ना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दो, जो मैंने आपको बताया 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, 102 संविधान संशोधन जो है वो 2018 में, इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। उसको किस संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 338B में, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, अनुच्छेद 342 में भी एक और आपका ए क्लॉज जोड़ा गया, जिसमें क्या बोला गया? राष्ट्रपति को राज्यों के साथ परामर्श करके पिछड़े वर्ग की सूची निर्धारित करने का अधिकार होगा। तो किसके पास अधिकार होगा? देख लीजिए, जैसे अब इसके पहले हमने प्रश्न देखा था कि जनजातियों को बताने के लिए कि कौन सी जनजाति होंगी, तो ये अधिकार किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। वैसे ही आर्टिकल 342A में भी बोला गया है कि राष्ट्रपति को राज्यों के साथ परामर्श करके पिछड़े वर्गों की सूची निर्धारित करने का अधिकार होगा। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे, उत्तर आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूं। चलो इस प्रश्न को देखो, यहां पर क्या बोला गया है। MPPCS प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, बताइए 338 में हम लोग डील करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड। क्लियर क्लास? आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। The total number of members other than the chairperson and the vice chairperson of the National Commission for Scheduled Tribe is, इसमें बोला गया है कि आपका चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को छोड़कर कितने और मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में? ये MPPCS प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को छोड़ के 3 और मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्लियर है? चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को छोड़ के 3 और मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में, जिसमें विमेन भी होनी चाहिए। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखिए, IAS प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है। Consider the following organization bodies in India: National Commission for Backward Classes, National Human Right Commission, National Law Commission, National Consumer Dispute Redressal Commission। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बताइए किनके बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो अभी हमने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 338B में दिया गया है ना,
और किसी के बारे में हमारे संविधान में लिखा है? नहीं नहीं नहीं। तो यहां पर खाली एक जो है एनसीबीसी, वही आपकी एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, चलिए, ओनली वन। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर क्या दिया गया है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। Which of the following constitutional amendment is related to the formation of National Commission for Backward Classes? अभी मैंने बताया पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 102 के तहत, और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 338B में। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बीडी शर्मा, बीआर अंबेडकर। बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो काका साहेब कालेलकर थे। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अब ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, उसको जरूर करेक्ट कर लीजिएगा क्लास। मैं अपने क्लास में अगर एक छोटी सी भी गलती कर देती हूँ ना, तो मेरे पूरे क्लास में दिमाग उसी में रहता है। मैंने 348 को जो 338 उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बीच में क्लास देखते देखते क्लास को बंद कर दिया और 348 लेकर बैठ गए, फिर एग्जाम में गलत मार्क करके आ गए तो यार मैम ने तो 348 बताया था। उसको सही कर लेना, ठीक है, उसको ध्यान से सही कर लेना प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत हो। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, वन लाइनर है, तो हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? कभी पूछेगा तो 1993 में। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक, आपको पता है, ये संवैधानिक निकाय है, क्लियर है। फिर वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, तो ये नागालैंड में। ये प्रश्न पूछा गया था और मैंने आपको बताया था कि 6 शेड्यूल में आप बस ये याद रखिएगा, नो मनी इन एटीएम, नो मनी इन एटीएम। ठीक है, तो यहां पर जो एटीएम है इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन एम में मणिपुर नहीं है, तो नो मनी इन एटीएम। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ना ही नागालैंड है ना ही मणिपुर है। परीक्षा में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। यहां पर भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्न राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर और नागालैंड नहीं है। बस एटीएम याद रखना। जाति या जनजातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो इतनी चीजें रिवाइज हो गई। कौन कौन से ट्राइब्स कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कौन कौन से संविधान संशोधन जरूरी है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड अब हम लोग लास्ट क्लास में भी, फिर उसके पहले वाले क्लासेस में भी हमने क्वेश्चंस को देखे हैं, आज फिर एक बार देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। कुमार गुप्त की जब हम बात करते हैं तो मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी, नहीं ये गलत है। यहां पर सी आपका करेक्टली मैच नहीं है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा गया था। यहां पर क्लास देख लीजिए एक बार। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करेंगे तो कलिंगराज खारवे। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। यहां पर उसके बाद एहोल पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भितरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछ लेगा हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? खारवेल से, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से कई बार पूछा गया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से।
तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, थोड़ा सा समय लेना है, तो आप समय भी ले सकते हैं। यहां पर सीआर फॉर्मूला दिया है, कैबिनेट मिशन दिया है, गांधी जिन्ना बातचीत दी है, वेवल प्लान दिया है। तो आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सीआर फॉर्मूला 1944 का समय है, और 1944 में ही अगर आप देखेंगे गांधी जिन्ना की बात भी होती है। लेकिन सीआर फॉर्मूला के बाद, तो एक के बाद आपका 3 यहां भी दिया है, यहां पे भी दिया है। इसके बाद आप देखेंगे वेवल प्लान आता है, जहां पे शिमला कॉन्फ्रेंस की बात की जाती है, और फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 के समय। तो यहां पर आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही उत्तर डी हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए क्लास, यहां से आप देखिए सीआर फॉर्मूला की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले 1944 में सीआर फॉर्मूला आता है। सीआर फॉर्मूला का मेन पर्पस यही होता है कि हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी लेकर आए, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में। लेकिन आपको पता है 1944 का समय चल रहा है, तो इस समय मुस्लिम लीग की बस एक ही डिमांड है, सेपरेट नेशन। उनको पाकिस्तान चाहिए, विभाजन चाहिए और पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए वो राजी नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो यहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाता है, पाकिस्तान की मांग पर जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा जाता है, जिसको कि अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर बाद में गांधी जी और जिन्ना में भी बात होती है, ठीक है, सीधी वार्ता होती है, लेकिन उसका भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। 1945 में वेवल प्लान आता है, और वेवल प्लान को ही डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आती है, याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय करने हेतु ब्रिटेन से मंत्रियों का मिशन यहां पर आता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको हर क्लास में बताती हूं कि कैबिनेट मिशन में 1946 में भी अभी तक विभाजन की बात नहीं की गई है, ठीक है। कहीं पर भी जो मुस्लिम्स की जो डिमांड थी पाकिस्तान की, उसको फुलफिल करने की बात नहीं की गई है। विभाजन की बात माउंटबेटन प्लान में ही की जाती है, और उसके बाद आपको पता है भारत का विभाजन होता है, पाकिस्तान और भारत, तो वो उसी समय स्वीकार किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन में कभी भी अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए कि विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तो उसको गलत लगा के आइएगा, ठीक है। नहीं स्वीकार किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण की प्रक्रिया तय करने की बात यहां की जाती है कैबिनेट मिशन में। तो ये चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या दिया पूछा गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस द्वारा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। सी आपका सही उत्तर है। यहां पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है परीक्षा में प्रश्न बन जाए। देखिए 1950 से अगर 1989 तक आप चलेंगे, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन आपकी एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था। कब तक? 1989 तक, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1989 के बाद क्या किया सरकार ने, देखा कि इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज़्यादा, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोड हो गया है। तो इस वजह से इसको सिंगल मेंबर ना करके 3 मेंबर बना दिया गया, 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, जिसमें आपके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और आप देखिए 1993 में इसको स्थायी रूप से परमानेंट कर दिया गया कि अब 3 मेंबर बॉडी ये होगी, ठीक है। तो कभी भी अगर परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न बने कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आपकी पहले से ही 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है, नहीं, याद रखिएगा 1989 तक इसमें खाली एक सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, बाद में इसे 3 मेंबर बॉडी बना दी गई। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के तहत जो वोटिंग एज थी उसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रहेगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी, ठीक है, हाईएस्ट थी। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो हाईएस्ट थी किस डिकेड में। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है 1961 से 71 के मध्य जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो हाईएस्ट थी। यहां पर देख लीजिए क्लास, 1961 से 71 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 24.8% थी। उसके बाद हम देखते हैं 1971 टू 81 ये 24.6 थी। फिर 1981 से 91 में 23.8, 1991 से 2001 21.5 और 2001 से 11 17.6। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मैक्सिमम किस में थी, जब 24.80 पॉपुलेशन ग्रोथ थी आपकी, जो कि 1961 टू 71 थी। क्लियर? लास्ट क्लास में लेक्चर के एकदम एंड में 10 से 15 मिनट वॉइस चली गई थी ना, तो उस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को असुविधा हुई थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि एंड में वॉइस नहीं आ रही है, इसीलिए मैं बार बार बीच लेक्चर में चेक करती रहती हूँ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है। पढ़ाने में हम मगन हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है कि वॉइस थी कि नहीं थी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगूंगी और उन प्रश्नों को जल्दी से हम एक बार कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें बोला गया है आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करना है। और मैंने आपको इंडोनेशिया के आइलैंड को याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, सुपर जेबीएल। सुपर जेबीएल अगर आपको याद है, जेबीएल स्पीकर, ठीक है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो यहां पर देख लीजिए, एस से सुमात्रा, जे से जावा, बाली और लोम्बोक, यहां पर बी आपका सही उत्तर है। मैप में देखिए, ये देखिए सुपर जेबीएल, जेबीएल कंपनी आप सभी को पता है। यहां पर देखिए सुमात्रा, जावा, बाली, ठीक है, लोम्बोक, और अगर परीक्षा में हो सकता है टिम्बू भी पूछ ले, लेकिन आप इतना तो याद रखिएगा, सुपर जेबीएल। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया, हो सकता है फिर रिपीट कर ले, सुपर जेबीएल याद रहेगा तो एग्जाम में आराम से टिक लगा दोगे। आगे बढ़ते हैं। नोबी और कांतो प्लेन कहां पर देखने को मिलते हैं, बताइए। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान या फिर चाइना। तो यहां पर आपका सही उत्तर है जापान में, सी सही उत्तर है। आगे बढ़े, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक और प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था कि जापान में जो आपके शिकोकु, होन्शु, होक्काइडो इसको अरेंज करना था। अगर पास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा तो यहाँ पर भी आपको वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से अरेंज करने को दिया गया था। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, शिकोकु, यहाँ पे ओसाका दिखता है, नगोया, टोक्यो, ठीक है, यहाँ पर होन्शु याद रखिएगा, और होक्काइडो। हो सकता है परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट हो जाए। देखिए क्लास, पास्ट ईयर्स में जो प्रश्न पूछे हैं वो तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम पढ़ के जाएं। अगर रिपीट कर गया तो बहुत अच्छी बात है, और हम पढ़ के ही ना जाएं ये सोच के कि एक भी क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होगा, तो फिर ये समझदारी नहीं कहलाएगी। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो आपको आने चाहिए कि अगर रिपीट हो तो एटलीस्ट आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत ना करें, और अगर उन्हीं से लिंक्ड या रिलेटेड कोई और प्रश्न बने तो वो भी आप सही कर लें। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। यहां पर देखिए क्या बोला गया है, अरेंज करना है, ज्वालामुखी पर्वत है और देश है। अरेंज करते हुए चले, मैच करते हुए चले। यहां पे एटना कहां पर है, इटली में है। माउंट एटना इटली में है। माउंट रेनर कहां पर है, यूएसए में है। तुरंत मैच कर लीजिए। ए का फोर्थ, वेरी गुड, 3 जगह दिया गया है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है ना, इसीलिए इतने आसानी से नहीं हो रहा। एटना इटली में है। देखिए जैसे ही दूसरा पता है आपने तुरंत टिक लगा लिया, बी आपका सही उत्तर होगा। पेरिक्यूटिन की अगर हम बात करेंगे तो वो मैक्सिको में है, और एपो की हम बात करेंगे, एपो की, तो वो फिलीपींस में है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है,
याद रखिएगा वॉल्केनिक माउंटेन से रिलेटेड प्रश्न आरओ एआरओ में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, दोनों में पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़े। माउंट रेनर की बात कर रहे हैं तो यूएसए में है, एटना इटली में है, पेरिक्यूटिन मैक्सिको में है और माउंट एप्पो फिलीपींस में है। वेसुवियस, यहाँ पे कुछ को रिवाइज करते हैं, वेसुवियस इटली में है। ठीक है, माउंट एटना इटली में है, पूछे गए हैं ये सब, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो माउंट वेसुवियस इटली में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट रेनर यूएसए में है, माउंट पेरिक्यूटिन मैक्सिको में है, फ्यूजी जापान में है, कराकटाओ इंडोनेशिया में है। ठीक है, और माउंट मेयॉन और माउंट एप्पो कहां पर है, दोनों लिख लो, फिलीपींस में है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, द फेमस वॉल्केनिक माउंटेन काराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली में, इंडोनेशिया में, यूएसए में या फिर जापान में? तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया है काराकाटोआ जो है वो इंडोनेशिया में है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये सब क्लास जो मैं आपको बता रही हूं आज के सेशन में। तो यहां पर इंडोनेशिया आपका सही उत्तर हो गया। इसको ध्यान से देखिए, किस तरीके के पर्वत हैं ये पूछा गया है। आज फोल्ड माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, बताइए। वलित पर्वत है, एक का थर्ड एक ही जगह दिया गया है। विंध्य हमको पता है अवशिष्ट है, विंध्य अवशिष्ट है कि रेसिडुअल पर्वत है ना, एकदम वो विंध्य श्रेणी। तो यहां पर आपका सी का अवशिष्ट हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, फ्यूजियामा ये तो पता ही आप लोग को, वोल्केनो ज्वालामुखी, तो डी का सेकंड यहां पर है, बी आपका सही उत्तर है। और वर्सेजेस की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रंसोत पर्वत है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया? भारत में एकमात्र वॉल्केनिक आइलैंड कौन सा है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन आइलैंड। तो यहां पर बैरन आइलैंड, मड वॉल्केनो देखने को मिलता है यहां पर। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। ज्वालामुखी कंट्री, फिर आपको अरेंज करना है, अरेंज करते चलिए क्लास। यहां पे कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना, बस मैं आपको बता रही हूं प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। अभी हमने देखा एटना कहां पर है, इटली में है, तुरंत बी का फर्स्ट लगाओ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐसे एग्जाम में भी आप करते हो। ठीक है, अब बचा सबनकाया, कोलिमा, मेरापी। तो बताओ यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कोलिमा कहां पर है? मैक्सिको में है, सी का फोर्थ, दो जगह दिया गया, वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबनकाया कहां पर है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, और मेरापी कहां पर है? पेरू में है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? डी का सेकंड, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर से एक बार मैच करते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, सबनकाया की बात हम करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, सबनकाया की हम बात करेंगे। और माउंट एटना तो इटली का हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट दो जगह है। कोलिमा की हम बात करेंगे, कोलिमा आपका मैक्सिको हो गया, सी का फोर्थ हो गया। ठीक है, ये दोनों हम हटा देते हैं। अब बचा सबनकाया और मेरापी। जो मेरापी है वो कहां पर है? वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, और सबनकाया जो है वो पेरू में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए, सबनकाया पेरू हो गया, माउंट एटना इटली हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है? तो बताइए यहां पर कौन सा आपका सही उत्तर होगा? माउंट फुजियामा, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट किलिमंजारो या काराकोटोवा? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है, तो माउंट किलिमंजारो याद रखिएगा।
डी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर चार्ट दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। माउंट एटना कहां पर है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इटली में। माउंट वेसुवियस कहां पर है, इटली में। स्ट्रोम्बोली इटली में। माउंट फ्यूजी जापान में। माउंट मेरापी बताओ इंडोनेशिया में, ठीक है। माउंट कैराकोटोआ इंडोनेशिया में। माउंट किलाउ अमेरिका में, ठीक है, हवाई अमेरिका में। माउना लुआ हवाई अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेन अमेरिका में। माउंट कोटोपेक्सी कई बार पूछा गया, इक्वाडोर में। माउंट ओसोरनो ये चिली में, ठीक है। माउंट फियोगो ये ग्वाटेमाला में। फिर माउंट पोपो ये मैक्सिको में। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ले लीजिए क्लास स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू द इंडोनेशिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इंडोनेशिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इट कंप्राइजेस ऑफ ओवर 15,000 आइलैंड। इट हैज ओवर 150 एक्टिव वॉल्केनोस। तो यहां पर ओवर दिया है, अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, तो ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पर उत्तर आपका सी है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या बोला गया है यहां पर। प्रशांत महासागर में स्थित गालापागोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। गालापागोस द्वीप की हम बात करेंगे। दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। दे आर अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका नेशन, हाँ सही है। लेकिन क्या ये पेरू का हिस्सा है, नहीं, ये इक्वाडोर का हिस्सा है। सॉरी क्लास, तो यहां पर आपका गलत स्टेटमेंट कौन सा है, दो, पहला सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, तो ओनली वन इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, ठीक है। इक्वाडोर का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। देखो गैलापागोस आइलैंड इधर की तरफ आपको दिखेगा, ये साउथ अमेरिका है, इधर इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर का हिस्सा है, ना कि पेरू का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। मैंने आपको बताया था ना कि पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया, ये सब देख लीजिएगा, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए पूछा गया है टोंगा, तुवालू, ताहिती और तिनिअन। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है तिनियन। ये पॉलिनेशिया का हिस्सा नहीं है। मैप में दिखा दूं आपको, यहां पर देखिए तुवालू, टोक्यालू, समोआ, टोंगा, कुक आइलैंड, किरिबत्ती, फ्रेंच पॉलिनेशिया। यहां पे आलू आलू दिख रहा है आपको, आलू, लाऊ, ठीक है। समोआ मतलब समोसा कुछ, आलू, समोसा, लाऊ, बत्ती जलाओ, किरिबत्ती, ऐसे करके याद कर लो, इमेजिन कर लो, तो कभी भी पॉलिनेशिया वाला नहीं भूलेगा। देखो यहां पर देखो कितना अच्छा है, कुक, कुक मतलब पकाओ, ठीक है। समोसा, ठीक है, समोसा, कुक, समोसा, आलू, लाऊ, टोंगा में, डोंगा बोलते हैं ना, टोंगा में, ठीक है, डोंगा में, और किरिबत्ती, बत्ती जला के लाओ। तो ये सब पॉलिनेशिया वाला हो गया। अब बोलो, भूलेगा? आंख बंद करके सोचो समोसा के बारे में। समोसा में आलू लाऊ है, आलू आलू है, उसको डोंगे में, टोंगा में रख के लेके आओ, ठीक है, और बत्ती जलाओ, किरिबत्ती जलाओ, कुक करके अच्छे से लेके आओ, सब पॉलिनेशिया वाला है। अब बोलो कभी भूलेगा? देखो तुवालू, आलू, टोक्यालू, लाऊ, आलू 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 ही हो रहा है, समोआ, समोसा दिख रहा है, कुक आइलैंड, पॉलिनेशिया, कुक, ठीक है, टोंगा, डोंगा में रख के, किरिबत्ती, बत्ती जलाओ, और हवाई, हवा आएगी ना, पंखा चलाओ, हवा आएगी, हवाई। तो देखो ये सब किस में है? पॉलिनेशिया में। अब कभी भूलेगा? बस कुछ नहीं सोचना है क्लास, एक डोंगे में, समोसे में, आलू को, किरिबत्ती को, पंखा चला के हवा चाहिए, सब याद हो जाएगा। तो तुवालू, टेकालू, समोआ, कुक, टोंगा, किरिबत्ती, हवाई, हो गया, याद हो गया।
तो ये आपका सब किस में है, पॉलिनेशिया में। देखो कितना आसान मैम ने टास्क कर दिया। इसी पे कर दो लाइक लेक्चर को। मन किया मेरा ऐसा बोलने का, मैं खुद खुश हो जाती हूँ कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते, वाह क्या पढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। कैरेबियन सी में कौन सा नहीं लोकेटेड है? ग्रेनाडा, मोन्स्टेराट, एंगुइला या मडीरा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मडीरा नहीं लोकेटेड है कैरेबियन में। मडीरा अगर आप देखेंगे तो इधर आपको यहाँ पर दिखेगा अटलांटिक ओशियन में, मोरक्को के इधर मडीरा आइलैंड, ठीक है। कैनारी आइलैंड और मडीरा आइलैंड याद रखिए, आपके परीक्षा में पूछा है, तो मडीरा भी और यहाँ पर कैनारी आइलैंड भी याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये कैरेबियन सी वाला हो गया, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाल सागर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? बता दो जल्दी से। वॉल्केनिक वैली, इरोडेड वैली, एक्सियल ट्रॉफ या फिर यू शेप्ड वैली। तो यहां पर याद रखिएगा, जो रेड सी है वो एग्जाम्पल है अक्षीय द्रोणी का। यहां पर सी आपका सही उत्तर है। ये देख लीजिए, यहां पर जो अरेबियन प्लेट है वो इधर की तरफ जा रही है और अफ्रीकन प्लेट इधर की तरफ जा रही है, और इधर आपको एक्सियल दिख रहा है। ये रेड सी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, अक्षीय द्रोणी जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से आंतरिक स्थलरुद्ध सागर कौन सा है? बताइए। व्हाइट सी, येलो सी, कैस्पियन सी या फिर सी ऑफ जापान। क्या बोला गया? लैंडलॉक्ड मतलब सी, यहां पे कल ओशियन मत करो। लैंडलॉक्ड सी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया है कौन सी है, कैस्पियन सी होगी। सी आपका सही उत्तर है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर देख लीजिए, कैस्पियन सी को याद करने का तरीका मैंने आपको तारीख बताया था। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ना, तारीख बताया था, नहीं बताया था? तो नहीं बताया था तो ध्यान देना। तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, तुर्कमेनिस्तान हो गया। ए से अजरबैजान हो गया। आर से क्या हो गया? रशिया हो गया। ये देखिए रशिया हो गया, ठीक है। आई से ईरान हो गया और के से कजाकिस्तान हो गया। तो कैस्पियन सी कभी भूलेगा? तारीख से, तारीख पे तारीख नहीं भूलेगा, ठीक है। तो तारीख याद रखिएगा। हो गया तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टर्की के उत्तर में स्थित सागर कौन सा है? बताइए। यहां पर ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी या फिर मेडिटेरेनियन सी। यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अब यहां पर देख लीजिए, ये देखिए टर्की के उत्तर में बोला गया है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपको ब्लैक सी दिखेगा। और ब्लैक सी को भी याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था, टी और बर्गर ना। टी बर्गर, मैंने कहा था मुझे बर्गर के साथ चाय पसंद है, तो टी बर्गर आपको याद रखना था, ठीक है। टी बर्गर आपको याद रखना था। टी से क्या हो गया? टर्की हो गया, ठीक है। बी से बुल्गारिया हो गया। यू से यूक्रेन हो गया, ठीक है। जीई से जॉर्जिया हो गया। जीई से जॉर्जिया हो गया। और एक आर से आपका रशिया हो गया और एक आर से आपका रोमानिया हो गया। तो बताओ, कैस्पियन सी के लिए क्या याद रखना है? तारीख याद रखनी है। और ब्लैक सी के लिए क्या याद रखना है? टी बर्गर। टी बर्गर, टी से टर्की है, ये याद रखना, ठीक है। और बर्गर में बी से बुल्गारिया हो गया, ठीक है। यू से आपका यूक्रेन हो गया, एक आर से रोमानिया हो गया, जीई से जॉर्जिया हो गया और एक आर से रशिया हो गया। भूलेगा कभी? परीक्षा में यूपीएससी में भी यहां से प्रश्न बना है, पीसीएस में भी यहां से प्रश्न बना है, और इस तरीके से याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो क्या दिया गया है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? बताइए। रेसिडुअल पावर की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किसको दी गई है? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय राज्यपालों को?
तो ध्यान दीजिएगा, जो रेसिडुअल पावर है वो गवर्नर जनरल को दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? तो वो सोडियम है। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, मैच करना है। एक तरफ आपको हार्मोन्स दिए गए हैं और वो हार्मोन्स किससे रिलेटेड हैं ये पूछा गया है। ऐसे प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं। एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, फेरोमोन्स। इंसुलिन आप सभी को पता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनका बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती है, फिर उनको इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन वो लेते हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? ध्यान दीजिएगा, ये ग्लूकोज से रिलेटेड होगा। तो सी का फोर्थ दो जगह दिया गया है। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विमेन से रिलेटेड है। बी का थर्ड यहाँ दिया गया है, मतलब सी हमारा सही उत्तर होगा। देख लेते हैं, एड्रेनल की बात अगर हम करेंगे तो ये एंगर, फियर, डेंजर से रिलेटेड है। ठीक है, और जब हम फेरोमोन्स की बात करेंगे तो ये अट्रैक्टिंग अ मेट बाय सेंसिंग ओडर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी सही उत्तर है। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस को कराने के लिए, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, साइंस का क्वेश्चन भी मैं कवर करा दूंगी। उसके लिए मैं एक अलग सा फोल्डर बना दूंगी ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इन टेस्ट में साइंस के क्वेश्चंस को ढूंढने के में। ठीक है, तो वो काम हम करेंगे। यहां पर आपका सी जो है वो सही उत्तर है। सॉरी क्लास, आज थोड़ा सा गले में दिक्कत लग रही है, तो थोड़ा सा बीच बीच में जो आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरी खांसी की वजह से, उसके लिए माफ करिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्ट प्रश्न है, आईएमएफ का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन तब भी देख लीजिए, आईएमएफ का गठन अगर हम देखेंगे तो ये आपका 1945 में हुआ था। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। ज्यादा समय नहीं देंगे ऐसे प्रश्नों को हम। यहाँ पर देखिए, अब बोला गया है इन सब संस्थाओं के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है। यूनेप की अगर हम बात करेंगे, यूनेप का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। तो ए का फोर्थ दो जगह दिया गया है। भारतीय वन प्राणी संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय है, तो यहाँ पर तो खाली भारत का एक देहरादून ही दिया है, तो तुरंत हम लोग मार्क कर लेते हैं, बी का थर्ड हो जाएगा। बहुत ही आसान ऑप्शन यहाँ पर सेट कर दिया गया है, तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। प्राकृतिक संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN की बात करें तो इसका आपका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, और यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी की बात करेंगे तो कोपेनहेगन। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास एक दो चीजें याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताई है, जब हम यूनेप की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो इसका गठन आपका 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के समय हुआ है, याद रखिएगा, और 5 जून को हुआ है, और आप सभी को पता है 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। IUCN की बात अगर हम करें तो जो रेड डेटा बुक, जहां पर क्रिटिकली डेंजर्ड, एक्सटेंट स्पीशीज, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात की जाती है, वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? IUCN के द्वारा। IUCN का गठन कब हुआ है? 1948 में हुआ है, और इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका आपका मुख्यालय है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप लोकेटेड कहां पर है? देहरादून में। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है, बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े, लघु हिमालय स्थित है किन किन के मध्य में? बताइए, लघु हिमालय की बात यहां पर की गई है। सबसे पहले आपको पता है जास्कर रेंज होती है, इसको हम मैप में आपको दिखाते हैं एक बार। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कैराकोरम रेंज, ठीक है, कैराकोरम में लद्दाख जास्कर हो गया। ठीक है, अब यहां पर कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद जो सबसे आउटर रेंज है वो है शिवालिक।
ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक रेंज। शिवालिक सबसे आउटर रेंज होती है। इसमें आपके क्या प्रश्न पूछा गया है, लेसर हिमालय जो है वो किस किस के मध्य आपका स्थित है? तो लेसर हिमालय जो है वो ग्रेट हिमालय और शिवालिक रेंज के मध्य में स्थित है। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। घास के मैदान और महाद्वीप देखते हैं। लानोस, स्टेपीज, पेरिस और वेल्ड। आपको पता है जब हम पेरिस की बात करते हैं तो हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। तो सी का फर्स्ट तो एक ही जगह दिया गया। यहाँ पे मैच द कॉलम में सुमेलित करने वाले में ऑप्शन बहुत आसान बनाए गए हैं। एग्जाम में आपको इतने आसान ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा आसान ऑप्शन है, इसको मैं बोलूंगी चेंज करने को। ठीक है, कि इतने इजी ऑप्शंस मत दे कि एक को पता हो तो सब कर लोगे। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लानोस की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, स्टेपीज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका यूरोप हो गया, पेरिस नॉर्थ अमेरिका हो गया, वेल्ड अफ्रीका हो गया। तो ए आपका सही उत्तर है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहां पर आपको निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, तो बताइए क्या होगा। स्वदेशी, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए, स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये कब हो रहा है? जब बंगाल का विभाजन हो रहा है 1905 के समय में ना, जब कर्जन है, तो ये 1905 वाला समय है आपका। होम रूल मूवमेंट की बात करेंगे तो ये आपको पता है लखनऊ पैक्ट हुआ है। लखनऊ पैक्ट के बाद होम रूल मूवमेंट की बात करते कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये 1917 का समय है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला है, 20 से 22 तक। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 1930। तो इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए ही आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा आज बोलने में दिक्कत हो रही है, आप लोगों को क्लास में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आशा करती हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़ी देर और। राज्यसभा मेंबर्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, किससे नहीं एसोसिएटेड है? पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड है। देखिए, जब भी हम एस्टिमेट कमिटी की बात करते हैं, एस्टिमेट कमिटी जो है वो लार्जेस्ट कमिटी है। ठीक है, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो 30 मेंबर होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के एक भी मेंबर एस्टिमेट कमिटी में नहीं होते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है? राज्यसभा के सदस्यों को सम्बन्ध नहीं किया गया है। ठीक है, किसमें इंक्लूड नहीं किया गया है? तो खाली एस्टिमेट कमिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क की हम बात करते हैं, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हार्ट बीट, एकदम सही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज बैलेंस, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं और यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। ब्रेन का काम होता है ये। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी एक्टिविटी? तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? बताइए, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग? फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक उसके ना। जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। जो टर्शरी सेक्टर होता है वहां पर हम सर्विस की बात करते हैं। तो सर्विस की बात कहां की जा रही है? मार्केटिंग में। तो डी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़े। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहां पर बिहार आपका सही है। पॉपुलेशन की बात नहीं की गई है, जनसंख्या घनत्व की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। पॉपुलेशन की बात की होती है, जनसंख्या की बात की होती तो उत्तर प्रदेश होता। ठीक है, लेकिन जन घनत्व की बात की गई है
जो कि सबसे ज़्यादा बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर केरल में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया है? कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात किसने की है? बताइए, ऑस्कर लुइस ने, गुरनान मृडाल ने, आशीष बोस ने, या फिर अमर्त्य सेन ने? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑस्कर लुइस ने ये कॉन्सेप्ट आपका दिया है। ये है आपका पॉवर्टी की साइकिल। अब देखिए, गरीब है तो गरीब का बच्चा जो है वो गरीब ही ज़्यादातर रहने के उसके चांसेस है। क्यों? अब गरीब का बच्चा जो है उसके पास खाने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। जब खाने के लिए नहीं है तो उसको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो उसको जॉब नहीं मिल पाएगी, जॉब नहीं मिल पाएगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगी, रोजगार नहीं मिल पाएगा उसको, और रोजगार नहीं मिल पाएगा तो फिर वो गरीब रहेगा। तो यही आपकी साइकिल होती है। देखिए, कोई फैमिली जो कि गरीबी में जी रही है, उनके बच्चे भी गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, एजुकेशन नहीं मिल पाती, स्किल नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है, रोजगार नहीं मिल पाता। अब जब रोजगार नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो गरीबी साइकिल के बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और गरीबी में ही ट्रैप हो जाएंगे। यही आपकी पॉवर्टी साइकिल कहलाती है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पर्ल ऑफ साइबेरिया? साइबेरिया का पर्ल किसे बोला गया है? बताइए यहाँ पर। लेक बैकाल को, ग्रेट बियर लेक को, करादा लेक को, या फिर लिंगन बार लेक को? तो यहाँ पर याद रखिएगा, पर्ल ऑफ साइबेरिया लेक बैकाल को बोला गया है। ए आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संकलन नहीं है? पटकाई पहाड़ी कहाँ नहीं पाई जाती है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा आपका सही उत्तर होगा। एक बार मैं मैप में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास। पटकाई बूम की अगर पहाड़ियों की बात करें तो इधर की तरफ है आपका, ठीक है, इधर की तरफ, यहाँ पर। तो त्रिपुरा में ये नहीं लाई करती और सारे स्टेट में ये थोड़ा थोड़ा आपकी स्प्रेड है, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पेपर में पूछा जाता है मिकिर हिल्स देखने को कहाँ मिलती है? असम में, ठीक है, याद रखिएगा। मिकिर ट्राइब्स भी असम में, ठीक है। डफला, मिरी, एबोर, मिश्मी, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, मिजो हिल्स मिजोरम में, ठीक है। फिर त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में, गारो खासी जयंतिया मेघालय में। यहाँ पे डफला, मिरी, मिखिर, एबोर, मिश्मी, ये जरूर याद रखना है आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताइए। चलिए, तो क्लास आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आज के सेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बोलने में आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका वाला जो मैप है वो जल्दी ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो वो भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा है कि मैम कैपिटल्स भी याद कराना है, तो देखिए क्लास, कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कैपिटल्स बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग याद कर लेंगे। इतना कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंट्रीज़ के कैपिटल्स आप नहीं याद कर सकते, लेकिन पास्ट ईयर्स में जहाँ से प्रश्न बने हैं उनको याद कर सकते हैं, ताकि अगर वही प्रश्न आपका किसी भी तरीके से रिपीट हो तो वो गलत ना हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जैसे ट्राइब्स, कैपिटल, ये सब याद करने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, पास्ट ईयर्स में जितने पूछे गए हैं उनको याद कर सकते हैं। अगर वहाँ से एक भी मैच आए या एलिमिनेट करने को हो तो आप आराम से पेपर में एलिमिनेट कर सको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को कराया जाए जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का समय जो है वो बहुत ही कीमती है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ मेरे विद्यार्थी जो बहुत सच्चे मन से पढ़ रहे हैं, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, अपनी गलतियों को पहचान रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, भगवान उनको सफलता ज़रूर दे।
आप सभी सफल हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। एज अ टीचर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, और कहीं पर भी अगर आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी, मदद की आवश्यकता होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और खुद पर विश्वास रखिए। अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और हमेशा खुश रहिए और अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, जीवन में सब अच्छा होगा। धन्यवाद क्लास, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।